Queek IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 9th की एनसीईआरटी है, भारत और समकालीन विश्व और विश्व इतिहास के अंतर्गत। ये दूसरा चैप्टर है, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। रूस की क्रांति कैसे रूस में आई थी और वहाँ पर लेनिन और जो है अन्य नेता कैसे उभर के आए थे, इन सब के बारे में बताया गया है। समाजवाद क्या होता है, समाजवाद की विचारधारा क्या होती है के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो इस चैप्टर को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 9th एनसीईआरटी हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। यूरोप में समाजवाद का उदय कैसे होता है और वहाँ रूस की क्रांति कैसे सफल होती है, इस चैप्टर में पूरा बताया गया है। इसको बहुत अच्छे से देखने और समझने की जरूरत है। कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है सामाजिक परिवर्तन का युग। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। तो याद रखना, जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसमें स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व, यही उसका नारा था और ये पूरे यूरोप पे ये विचार फैलने लगा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावना को सूत्रपात किया। तो याद रखना, फ्रांसीसी क्रांति ने वहाँ के जो है जनमानस को पूरा जगा दिया कि हमको भी स्वतंत्रता समानता चाहिए। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। तो कुलीन वर्ग और जो चर्च था कि जो पादरी थे ये प्रथम स्टेट्स में शामिल थे और द्वितीय स्टेट्स में शामिल थे, और यही लोग समाज का शोषण करते थे। फ्रांसीसी क्रांति भी जब हुई थी, लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता का जो है किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरेजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया। तो राजा राम मोहन राय ने भी फ्रांसीसी क्रांति का जो है क्या कहते हैं, विस्तार से उन्होंने इसके बारे में बताया था। और भी बहुत सारे लोग जो है क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इस विचारों को एक नया रूप प्रदान करने का योगदान दिया। तो जो फ्रांसीसी क्रांति थी इसका प्रभाव जो है दूसरे महाद्वीपों में भी देखा गया। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। मतलब वहाँ बहुत लोग ऐसे भी थे जो सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वह जानते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो, मतलब एक तरह से तेजी से बदलाव ना हो, धीरे धीरे बदलाव हो। एक खेमा मानता था, मतलब एक गुट मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है, मतलब पूरी तरह से पुनर्गठन जरूरी होना चाहिए। एक गुट ये भी चाहता था। कुछ रूढ़िवादी जो परंपरागत होते थे, जो पुरानी सोच वाले होते, उन्हें रूढ़िवादी कहते हैं। तो कुछ रूढ़िवादी थे जो है, कुछ उदारवादी भी थे, या आमूल परिवर्तनवादी जो है, जिसे हम रेडिकल कहते हैं, समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का नया मतलब क्या मतलब था, आगे इसको हम लोग जानेंगे। राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क थे और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन सब शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता है। तो समय के साथ इन शब्दों का अर्थ बदल जाता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ और होगा, यूरोप के परिप्रेक्ष्य में कुछ और होगा, और अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में कुछ और होगा। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला है। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। तो समाजवाद का उदय हुआ और समाजवाद ने जो है यूरोप से उदय हुआ और रूस की क्रांति को इसने क्या किया, सफल बना दिया। तो रूस की क्रांति जो सफल हुई है उसमें जो है समाजवाद का बड़ा योगदान है और उसी के संदर्भ में हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। लिखा है
उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी क्यों कौन होते हैं? तो उदारवादी कौन होते हैं, रेडिकल कौन होते हैं और रूढ़िवादी कौन होते हैं, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। तो लिखा है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी भी है। अगर कहीं जो है एग्जाम में अगर पूछा जाए, इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये सब शब्द पूछे जाते हैं, इसलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। लिखा है, समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। तो जो लोग समाज का में परिवर्तन चाहते थे उनको क्या कहते थे? उदारवादी कहते थे, क्योंकि ये विचारों से उदार थे और विचारों से ये परिवर्तन के पक्षधर थे। उदारवादी ऐसा चाहते थे, मतलब ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले। तो उदारवादी चाहते थे कि सभी धर्म बराबर हों और सबको सम्मान और सबको एक जगह मिले, कि कोई किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। ये उदारवादियों का जो है विचार था। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः जो है किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जैसे ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, तो प्रायः एक ही धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों को की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। तो जो उदारवादी लोग थे वो, याद रखना, जो वंशानुगत शासन व्यवस्था चल रही थी उसका विरोध करते थे और कहते थे ये जो है तानाशाही होती व्यवस्था होती है, इसलिए वंशा आधारित, मतलब राजाओं के जो बेटे होते हैं उस आधार पर, जो वंशावलियों के आधार पर राजतंत्र चलता है, उसका उदारवादी विरोध कर रहे थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। तो उदारवादी ये कहते थे कि सरकार के पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए वो किसी के अधिकारों का हनन करे या उसे छीनने का प्रयास करे। ठीक है, कितना सरल शब्दों में चीज़ों को लिखा गया है। ठीक है, यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार जो है शासन कार्य चलाई। तो ये चाहते थे कि जो अधिकारी हो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, निर्वाचित सरकार चुनी जाए और न्यायपालिका में प्रशिक्षित, मतलब ट्रेनिंग प्राप्त जो है न्यायाधीश हो, जिसके माध्यम से शासन व्यवस्था को और कानून के शासन को अच्छे से चलाया जा सके। ये उदारवादियों का कहना था। पर एक समूह लोकतंत्रवादी नहीं था, मतलब यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोकतंत्रवादी ज़्यादा नहीं थे। ये लोग सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट देने के अधिकार के पक्ष में नहीं थे। तो उदारवादी सबको वोट देने के अधिकार में भी पक्ष में नहीं थे, ये भी याद रखना। और ये लोकतंत्र में बहुत विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। ये उदारवादियों का व्यू था, उनका दृष्टिकोण था। अब आते हैं रेडिकल कौन है। तो इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। तो रेडिकल कहते थे जिनकी संख्या ज़्यादा हो उन्हीं का सरकार के पक्ष में होना चाहिए, जिनकी संख्या कम हो उनको जो है कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे। तो जो रेडिकल थे वो महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी जगह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। याद रखना, जो रेडिकल लोग होते हैं ये उदारवादियों के विपरीत ये बड़े जमींदारों का और उद्योगपतियों, इन सबको जो है विशेषाधिकार के खिलाफ थे कि इनको बड़े जमींदार नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े उद्योगपति नहीं होना चाहिए, जबकि उदारवादी ऐसा चाहते थे। वह निजी संपत्ति के विरोधी थे। तो जो रेडिकल लोग थे ये निजी संपत्ति के भी क्या थे? विरोधी थे। लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर मत करते थे। ठीक है, अब आते हैं रूढ़िवादी कौन थे। तो रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ थे। तो जो रूढ़िवादी लोग थे ये रेडिकल को भी विरोध करते थे और उदारवादियों का भी विरोध करते थे, दोनों के खिलाफ थे। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। तो जो रूढ़िवादी लोग थे ये परिवर्तन नहीं चाहते थे, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद ये भी परिवर्तन चाहने लगे। लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, मतलब वो भी चाहने लगे कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए,
जो अतीत में घटनाएं हुई हैं उनको ना भूला जाए, उनका सम्मान जरूरी है। अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराना मतलब ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी गति से हो। ये तेजी से नहीं चाहते थे, कहते थे बदलाव की प्रक्रिया हो लेकिन धीमी गति से हो, और जो अतीत की घटनाएं हैं उनको भी याद रखा जाए, उनको भूला ना जाए। तो याद रखना, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादियों में ये मामूली और विशेष अंतर थे, इनको आपको जानना बहुत जरूरी है। आगे लिखा है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति ने काफी परिवर्तन लाया। अब हम बात करेंगे औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। जब औद्योगिक क्रांति आई तो नए नए समाजों का उदय हुआ और नए नए सामाजिक परिवर्तन हुए। जब लोग गांव से शहरों की ओर आ गए तो शहरों की ओर आने से लोगों के जीवन में काफी बदलाव आया, रहन सहन, खान पान सब बदल गया। तो उसी के बारे में लिखा है। तो जब औद्योगिक क्रांति आई तो औद्योगिक क्रांति का जो समाज था और समाज में कई परिवर्तन देखे गए। तो क्या परिवर्तन देखे गए? यह राजनीतिक रुझान एक नए युग का घोतक थे। यह दौर गहन सामाजिक और आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे और रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों और आदमियों मतलब महिलाओं और पुरुषों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। तो औद्योगिक क्रांति जब आई, औद्योगिकरण हुआ, तो महिलाएं, बच्चे, आदमी, पुरुष सब जो है कारखानों में काम करने लगे। ठीक है, इससे क्या हुआ? काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी, मतलब कि लोगों से जो है 10 घंटे, 12 घंटे, 15-15 घंटे काम कराए जाने लगे और मजदूरी बहुत कम मिलती थी। तो जब ज़्यादा काम करवाते थे और मजदूरी कम देते थे, बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट अगर आ जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। जब याद रखना, जब वस्तुओं की मांग, डिमांड नहीं होती थी तो लोगों को उद्योगों से निकाल देते थे। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे। तो गांव से लोग कहाँ आ रहे थे? शहरों की ओर। इसीलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। तो यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों बसने लगी शहरों में। तो याद रखना, शहरों में आवास की समस्या होने लगी, साफ सफाई समस्या होने लगी, क्योंकि लोग गाँव से कहाँ आने लगे? शहरों की ओर। उदारवादी और रेडिकल दोनों ने ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। तो जो निजी लोग थे, जो निजी प्राइवेट जो लोग थे, जो उद्योगपति थे, पूंजीपति थे, वही सब उद्योग लगाते थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। किसके यहाँ? रेडिकल और उदारवादियों के यहाँ। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। इसीलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये कौन चाहता था? तो रेडिकल और उदारवादी। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। तो जो विशेषाधिकार लोगों को मिलते थे वो नहीं चाहते थे कि इनको मिले। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहन विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों और पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए। तो इनकी नीतियां ऐसी थीं कि जो मजदूर थे वो रेडिकल और उदारवादियों के पास आने लगे और इनका दायरा क्या हो गया? बढ़ने लगा। ठीक है, फिर क्या हुआ? यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। तो याद रखना, जब अलग अलग सरकारें बनने लगी तो राष्ट्रवादी जो राष्ट्र से प्रेम करते थे, उदारवादी, रेडिकल, ये सब जो है क्रांति के पक्षधर हो गए। फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस में ऐसे लोग
अहंकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। तो इन जो देश हैं इनमें जो राजाओं के शासन थे उनको समाप्त करने का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। कौन? तो राष्ट्रवादी चाहते थे कि ऐसा राष्ट्र स्थापित हो जाए जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया जाए। ये कौन चाहता था? तो राष्ट्रवादी चाहते थे। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी जो है मैजिनी जो है गिसेप्पे मैजिनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी और भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। तो जो याद रखना, मैजिनी की रचनाओं को लाला लाजपत राय भी प्रभावित थे, पढ़ते थे, बाल गंगाधर तिलक भी पढ़ते थे, बिपिन चंद्र पाल भी इससे प्रभावित थे। तो याद रखना, जो इसका जो राष्ट्रवादी विचार था मैजिनी का, उससे पूरी दुनिया, भारत सहित पूरी दुनिया के लोग प्रभावित हो गए थे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूरोप में समाजवाद का आना, मतलब यूरोप में समाजवाद कैसे पहुंचा? तो समाज के पुनर्गठन की संभावतया मतलब सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही है। ठीक है, ये समाज का पुनर्गठन किया है। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद का जो है जाना पहचाना विचार था, उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। तो धीरे धीरे यूरोप में जो है समाजवाद फैलने लगा। समाजवाद निजी संपत्ति का विरोधी थे। तो जो समाजवाद है वो निजी संपत्ति का विरोध करता है, यानी वह संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते। मतलब जो समाजवाद है ये पूंजीवाद का विरोध करता है। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वो कहते थे अगर लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति हो जाएगी, इसीलिए समाज में जो है समस्याएं आती हैं और गरीबों का शोषण होता है। वो ऐसा क्यों मानते थे? तो उनका तर्क यह था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे के लिए से ही मतलब रहता है। तो याद रखना, रोजगार तो देते हैं लेकिन ये अपने फायदे के लिए मतलब रखते हैं। इस तरह वो लोग क्या करते हैं? गरीबों का शोषण करते हैं। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। मतलब ये मजदूरों के बारे में नहीं सोचते हैं, जो मजदूर इनकी संपत्ति को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन उनके बारे में नहीं सोचते हैं। इसीलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। ये कहते थे समाजवाद के लोग कि व्यक्तिगत संपत्ति की जगह पर सार्वजनिक संपत्ति, मतलब पूरे संपत्ति पर पूरे समाज का अगर अधिकार हो तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया। तो ये निजी संपत्ति का विरोध करते थे और इस तरह से वो जो है किसका विरोध करते थे? तो पूंजीवाद का। और ये भी कहते थे कि पूंजीवाद ही सारी समस्याओं की जड़ है। तो लिखा है आगे, कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? अब आगे इसके बारे में बताया गया है। लिखा है, समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। तो समाजवादी जो होते थे वो भविष्य के बारे में क्या सोचते थे? कुछ समाजवादियों को जो है कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। तो समाजवादी जो लोग होते थे वो कोऑपरेटिव सामूहिक जो है सहकारिता को बढ़ावा देना चाहते थे। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय जो है के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत जो है पहल कदमी से बहुत सारे सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते हैं। यह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। तो एक चाहते थे कि जो खेती भी हो वो भी सरकार द्वारा की जाए और सामूहिक खेती को बढ़ावा मिले। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे, मतलब सामूहिक उद्योगों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे। तो जो कोऑपरेटिव होता है, सहकारी होता है, उसमें कई लोग मिलकर सामूहिक रूप से चाहे फैक्ट्री स्थापित करें, चाहे बैंक बनाएं, कुछ भी बनाएं, सामूहिक रूप से करते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। तो हमारे यहाँ भी सहकारिता को बढ़ावा दिया गया है क्योंकि हमारा देश भी समाजवादी है। ठीक है, तो हमारे यहाँ 97 संविधान संशोधन के द्वारा जो है सहकारिता को हमारे संविधान में भी क्या किया गया है? स्थान दिया गया है। ठीक है, शामिल किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने
इस दिशा में जो है कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का कहना था कि कार्ल मार्क्स का कहना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। तो जो औद्योगिक समाज है, जहाँ औद्योगिक लोग जो उत्पादन करते हैं, पूंजीवादी लोग होते हैं, वो पूंजीवादी समाज है, जहाँ पे निजीकरण ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। तो उन्होंने कार्ल मार्क्स ने कहा कि अगर मजदूर मेहनत नहीं करेंगे तो पूंजीपतियों को पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए उनका जो है मुनाफा जो है कम हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि उनका कहना यह था कि मजदूर ही तो कमा करके पूंजीपतियों को देते हैं, इसीलिए पूंजीपतियों के पास संपत्ति ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो है सुधार नहीं करेंगे। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। कौन कहता था? कार्ल मार्क्स। ये कहते थे कि जो पूंजीवाद है और निजी संपत्ति है, इस जो शासन व्यवस्था है इसको उखाड़ फेंको, पूंजीवादी व्यवस्था को, तभी जो है आपका कल्याण हो सकता है, नहीं तो कल्याण नहीं हो सकता है। कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। ये चाहते थे कि जो संसाधन हो देश का, उसमें पूरे समाज का अधिकार हो। कार्ल मार्क्स चाहते थे। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। ठीक है। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी और उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। तो कार्ल मार्क्स चाहते थे कि साम्यवाद ही अंत में जीतेगा और वही जो है भविष्य को देखेगा। ठीक है। और वो कहते थे कि अंत में जो है पूंजीपतियों का जो है विनाश हो जाएगा और मजदूरों की क्या हो जाएगी? विजय हो जाएगी। ठीक है। अब आते हैं, लिखा है समाजवाद के लिए समर्थन। तो 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। तो यूरोप में समाजवादी विचार क्यों फैला? औद्योगिक क्रांति के कारण फैला। ठीक है। तो वहां धीरे समाजवाद क्या हो गया? 1870 तक फैल गया। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना डाली। ठीक है। तो जो समाजवादी थे वो द्वितीय इंटरनेशनल एक नामक संस्था बनाए थे और इसकी बैठक भी दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में होती थी। आगे लिखा है इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य जो है स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किया। किसने? समाजवादियों ने, इंग्लैंड और जर्मनी में। और काम के घंटों में कमी और मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। तो जो मजदूर थे वो विरोध करने लगे और क्या मांग करने लगे? क्योंकि वो संगठन बना लिए और मांग करने लगे कि हमें काम के घंटे कम किए जाएं और हमें भी मताधिकार दिया जाए। ठीक है। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे। कौन? मजदूर लोग। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली। तो इंग्लैंड में जो लेबर पार्टी है वो इन मजदूरों द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी एक पार्टी का गठन किया गया, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि पूंजीवादियों का दबदबा था। तो जो समाजवादी लोग थे वो सरकार तो नहीं बना पाए, लेकिन अलग अलग देशों में पार्टियों के माध्यम से चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल का ही दबदबा बना रहा। तो याद रखना, इसीलिए जो है वो बहुत दिनों तक सरकार बनाने में असफल रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेना और मजदूरों के बीच में जो संघर्ष होता था उस समय, उसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है। अब आते हैं रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति जो है ये समाजवादियों की सबसे बड़ी जीत है। तो लिखा है यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया। ठीक है। तो याद रखना, यूरोप के औद्योगिक देशों की अगर बात करें, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, उनमें रूस काफी पीछे था। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। तो वहां पूंजीवादियों को हटा दिया गया और समाजवादियों ने क्या किया? 1917 में अक्टूबर की क्रांति की और अक्टूबर की क्रांति के द्वारा उन्होंने सत्ता पर क्या कर दिया?
कब्जा कर लिया। किसने? समाजवादियों ने। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा गया। तो याद रखना, फरवरी में घटनाएं हुई और अक्टूबर में जो क्रांति हुई इसीलिए उसको अक्टूबर की क्रांति भी कहा गया। और इसी के द्वारा रूस में जो है, जो याद रखना, राजशाही शासन का अंत हो गया और समाजवादियों का देश पर कब्जा हो गया। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति से कुछ साल पहले की स्थितियों पर नजर डालते हैं। ठीक है, तो थोड़ा से हम रूस में क्रांति सफल कैसे हुई है, तो थोड़ा सा अगर हम पहले की घटनाओं को नहीं समझेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले 1914 की ओर चलते हैं। तो रूसी साम्राज्य 1914 में कैसा था और वो कैसा कार्य कर रहा था, पहले हम ये जान लेते हैं। तो लिखा है 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। तो जार वहां के राजा का पद था। तो याद रखना, 1914 में रूस पर जो है और पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस नामक राजा का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। आज ये सब क्या हो गए हैं? अलग हो गए हैं। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था, प्रशांत महासागर तक, पूरा साइबेरिया तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान भी रूसी साम्राज्य के अंतर्गत ही थे। तो जो मध्य एशिया के देश हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो है रूस के हिस्से थे। इसके अलावा जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान भी रूस का हिस्सा था। रूस में जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखाएं रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत आने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्ट और मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। तो ये बौद्ध मतलब ईसाई भी, मुस्लिम और बौद्ध भी यहाँ पर शासन मतलब राज करते, मतलब एक तरह से निवास करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैप देख लेते हैं हम लोग। आप यह देख सकते हैं कि जो है ये आपका फ्रांस है, ये आपका इंग्लैंड है, ये डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे है। ये रूसी साम्राज्य था। तो रूसी साम्राज्य आपका यहाँ से ये पूरा जो है फैला हुआ था। ठीक है, और इधर जो है एशिया तक फैला हुआ था। ये ऑटोमन साम्राज्य था, तुर्की का है। ये बुल्गारिया, ये आपका रोमानिया। तो यूक्रेन कोई देश नहीं था। आज जो यूक्रेन चर्चा में है तो उस समय यूक्रेन इसी का हिस्सा था। ठीक है, तो रूसी साम्राज्य काफी बड़ा था उस समय का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था और समाज की बात कर लेते हैं उस समय की। तो लिखा है 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था, किसानी से जुड़ा हुआ था। रूस का एक बहुत बड़ा समाज। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। तो उस समय जो है 85% लोग खेती पर निर्भर थे रूस में। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था जितना किसका था? रूस का था। उदाहरण के लिए तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भरता 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक भी था, क्योंकि यहाँ अगर 85% लोग खेती कर रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे अनाज तेजी से निर्यात भी हो रहा होगा दूसरे देशों को। उद्योग बहुत जो है कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग रूस का शहर है। मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे रूस में, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ रहा था। तो विदेशी निवेश भी हो रहा था उसी समय। इन कारणों से के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में दुगुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई। तो रूस का धीरे धीरे औद्योगिक विकास होने लगा, क्योंकि वहां विदेशी कंपनियां पैसा लगाने लगी। सन 1900 ईस्वी तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो गई थी। तो कारीगर और मजदूरों की संख्या धीरे धीरे क्या हो गई? बढ़ने लगी। ये रूस की व्यवस्था को बता रहा है, तभी हमें क्रांति समझ में अच्छे से आएगी। तो इस एनसीईआरटी में बहुत ही बेसिक चीज़ें से बताया गया, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है।
ज़्यादातर कारखाने जो हैं, देखा जाए तो ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे और उसी मजदूर काम करते थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली मतलब जो काम के घंटे जो समय होता है निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। तो जो सरकार थी उस समय ये देखती थी कि मजदूरों को न्यूनतम मतलब वेतन जो मिल रहा है उस पर काम के घंटे सही हो सके। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्रायः 15 घंटे तक खिंच जाती थी, मतलब 15-15 घंटे तक लोग काम करते थे, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10-12 घंटे ही पालियों में काम करते थे। तो वो कारीगर ज़्यादा काम करते थे और मजदूर कम। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर के और जो है डॉर्मिटरी तक की तरह तरह की व्यवस्थाएं थी, लेकिन ये व्यवस्था कारीगरों के पास नहीं थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर अस्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे, मतलब मजदूर भी सामाजिक स्तर पर काफी बटे हुए थे। कुछ गांव से थे तो कुछ शहर से थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर भी काफी फर्क था। कुछ ज्यादा योग्य थे तो कुछ कम थे मजदूर। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था कि धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत हो रही थी, मतलब उनको ज़्यादा प्रशिक्षण की जरूरत थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों ने औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। तो महिलाओं की तरह मतलब पुरुषों की तरह महिलाओं को वेतन नहीं मिलता था। ठीक है, मतलब पुरुषों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक। मजदूरों के बीच मौजूदा फासला उनके पहनावे व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। तो जो ज़्यादा मजदूरी पाता था अच्छा कपड़ा पहनता था, जो मजदूरी कम पाता था वो कपड़ा अच्छा नहीं पहनता था, वो महिला हो और चाहे पुरुष हो। यदि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बनाए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। स्वयं संगठन बनाए गए थे कि हम एक दूसरे के क्या करेंगे, मदद करेंगे, तो कुछ पैसा इकट्ठा वो लोग करते थे, संगठन बना करके रखते थे। आप यहाँ देख सकते हैं जो क्रांति पूर्व रूस में जब क्रांति हुई उससे पूर्व जो है रूस में एक डॉर्मिटरी में बने बंकर में सोते मजदूर आप देख सकते हैं। एक बंकर है उसी में मजदूर सो रहे हैं फैक्ट्री में। ये पालियों में बारी बारी सोते थे और परिवार को साथ नहीं रख सकते थे। तो ये क्या करते थे, कुछ लोग सोते थे, कुछ लोग काम करते थे, फिर वो सोने आते थे तो ये काम करते थे। बिल्कुल मजदूर भी मतलब एक मशीन की तरह हो गए थे। इन विभेदों के बावजूद जो है जब किसी को नौकरी से निकाला जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर के हड़ताल भी कर देते थे। या तो अगर उनको नौकरी से निकाल देते थे तब, और या फिर जो है कोई शिकायत होती थी तो ये लोग हड़ताल कर देते थे मजदूर लोग। 1896-97 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी संख्या में आयोजित की गई थी। ठीक है, देहात मतलब गांव। देहात की ज़्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा होता था। तो चर्च भी संपत्ति पर कब्जा रखती थी। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। तो एक तरफ मजदूरों की स्थिति थी, एक तरफ अब किसानों की बात हो रही है। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का जो है अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वह सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे, क्योंकि ये लोग शोषण करते थे तो इनका सम्मान ये लोग नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली थी। तो याद रखना, जो आपके ये सामंत और नवाब होते थे इनको राजा की ओर से जो जार पद होता था तो राजा की ओर से इनको सेवा का जो है मिलता था, इसीलिए इनका जो है काफ़ी मन बढ़ गया था और ये लोग किसानों का शोषण करते थे। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो है ब्रिटेनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। तो फ्रांस में स्थिति उल्टी थी और जर्मनी में रूस में स्थिति उल्टी है। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। जो जैसे हमारे यहाँ जमींदार होते थे वैसे यहाँ उनको नवाब कहते थे और नवाब ही जमीन पर कब्जा करते थे। तो किसान चाहते थे कि उनकी जमीन छीन ली जाए और हमें दे दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे।
कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिण रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी और 1905 में तो पूरे रूस में भी ऐसी घटनाएं घटने लगी और बहुत सारे जमींदारों को किसानों ने मार दिया। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। जहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून की प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटा जाता था। तो ये भी व्यवस्था भी रूस में थी। तो किसानों को भी परेशान किया गया उस समय, और किसको परेशान किया गया? मजदूरों को। तो दोनों परेशान थे। ठीक है, कहाँ पर? रूस में। और कुछ पूंजीपतियों द्वारा, मजदूर और किसान जमींदारों द्वारा, एक तरह से नवाब और सामंतों के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है रूस में समाजवाद। अब रूस में समाजवाद कैसे फैलता चला गया? 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थीं। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था, जो कार्ल मार्क्स के विचारों को मानते थे। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था। उसने मजदूरों को संगठित किया और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए। तो जो ये पार्टी थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसी के द्वारा रूस में समाजवादी विचार देते क्या हुआ? फैलने लगा। आगे लिखा है, कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी विचार जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं, उनसे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान की ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। वह क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। ठीक है, 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी लोकप्रिय थे। 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी गठन कर लिया और इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। तो एक तरफ जो पार्टी थी आपका, वो मजदूरों के लिए काम करती थी, और जो ये आपका समाजवादी क्रांति पार्टी है, ये क्रांतिकारी पार्टी है, किसानों के अधिकारों की लड़ाई शुरू कर दिया। ठीक है, और मांग की गई कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। ये इसने एजेंडा सेट कर लिया। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे और कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे, कुछ जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वह समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। ये लेनिन कहता था। ठीक है, वो कैसा कहता था कि समाजवादी आंदोलन का हिस्सा किसान नहीं हो सकते, क्योंकि किसान एकजुट नहीं है और वो आपस में बटे हैं। कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ मजदूर हैं, कुछ पूंजीपति हैं। तो इस तरह से हैं, इसलिए समाजवादी आंदोलन का हिस्सा किसान नहीं हो सकते, ये लेनिन कहता था। आगे लिखा है संगठित राजनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन, जो बोल्शेविक खेमे के मुखिया, सोचते थे कि जार राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा मेंशेविक मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर भी आपसी विचारधारा के आधार पर क्या थे? बटे हुए थे। उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। तो 1905 में ही क्रांति क्या हो गई? शुरू हो गई। रूस एक निरंकुश राजशाही था। राजशाही मतलब राजा थे, निरंकुश मतलब तानाशाही व्यवस्था थी। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। तो याद रखना, जो राजा थे वो संसद के अधीन नहीं थे। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई थी रूस में। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जैसे जिहादियों, मुस्लिम बहुल
इलाकों में का भी समर्थन मिला। तो जो रूस का दक्षिण क्षेत्र जिसे मध्य एशिया कहते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, तो उन लोगों ने भी इसका समर्थन कर दिया। आगे लिखा है, रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीज़ों की कीमतें तेजी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई और 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को जो है प्यूती लो आयरन बॉक्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया। ठीक है, तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। जब मजदूरों को नौकरी से निकाला जाता था तो आंदोलन शुरू कर देते थे, हड़ताल शुरू कर देते थे। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के जो है 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। तो सेंट पीटर्सबर्ग जो औद्योगिक क्षेत्र था, वहाँ के मजदूर क्या कर दिए, हड़ताल कर दिए। और उनकी मांग क्या थी कि काम घंटे कम किए जाएं, वेतन बढ़ाए जाएं और जहाँ हम काम करते हैं वहाँ सुधार किया जाए, वहाँ पे सुरक्षा के मानक तय किए जाएं। इसी दौरान जब पादरी जो है गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जॉर्ज के महल के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसेक्स के ने मजदूरों का पर हमला बोल दिया। तो जो पुलिस और वहाँ के जो सुरक्षा गार्ड थे जॉर्ज के जो है राजा के महल के, उन्होंने हमला कर दिया। किसके ऊपर? तो याद रखना, पादरी जो मजदूरों को लेके गए थे। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 3,000 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना गया क्योंकि घटना रविवार को हुई थी। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। तो याद रखना, हर वर्ग ने जो है 1905 की क्रांति में क्या किया, कूद पड़े और उन लोगों ने खूनी रविवार के कारण जो है अब जो है यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना को बल दिया और नए संविधान की मांग करने लगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। निरंकुश राजशाही का मतलब यह हो गया राजा का बिना रोक टोक प्रशासन। जो है जादीदी रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी थे, जो ये क्या कहते हैं, जिसे जो है जादीदी कहते थे। वास्तविक वेतन का मतलब होता है या इस बात का पैमाना है कि किसी व्यक्ति के वेतन से वास्तव में कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, वही उसका वास्तविक वेतन होता था। आगे लिखा है 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित पारदर्शी संसद या जो है ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। तो 1905 में जब क्रांति हुई मजदूरों द्वारा, तो उस समय जो है जो वहाँ के जार थे, राजा थे, उन्होंने एक जो है संसद के अर्थात वहाँ संसद को क्या कहते हैं, ड्यूमा के गठन की अनुमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और जो है फैक्ट्री कमेटियाँ भी अस्तित्व में आ रही। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियों और यूनियन अनाधिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई और जार ने पहली जो है ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्गठित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। तो लगातार सांसद भी क्या करते गए, राजा बर्खास्त करते गए। ठीक है, कभी 3 महीने में, कभी 75 दिन में। इसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। अपने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी जो है ड्यूमा में रूढ़िवादी नेताओं को भर डाला और उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर कर दिया। तो जो तीसरी संसद बनाई उसमें राजा ने किसको शामिल कर लिया, तो रूढ़िवादियों को और उदारवादियों को बाहर कर दिया। पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उस समय रूसी साम्राज्य कैसा था, अब इसकी बात करेंगे। लिखा है 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया, मतलब मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, इन्हें हम केंद्रीय शक्तियां कहते थे, ध्रुवीय राष्ट्र कहते थे। तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस, बाद में इटली और रोमानिया भी इसी खेमे में शामिल हो गए थे, तो इसको हम मित्र राष्ट्र कहते थे। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, मतलब बहुत सारे उपनिवेश थे।
इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया और इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा गया। तो विश्व युद्ध क्यों कहा गया? क्योंकि ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर फैल गया, इसीलिए उसको क्या नाम दिया गया? विश्व युद्ध नाम दिया गया। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफी समर्थन मिला, जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा जो है में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। तो जो संसद थी उस पर जो पार्टियां थी उन पे सलाह लेना क्या किया? छोड़ दिया, क्योंकि युद्ध लंबा खिंचता चला गया। पहले युद्ध का लोग समर्थन करते थे, उसके प्रति जो है जन समर्थन कम होने लगा राजा के प्रति। जर्मन विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी, जो जर्मनी का विरोध होने लगा चारों तरफ। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल करके पेट्रोग्राद रख दिया। ठीक है, तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के क्या रख दिया गया? पेट्रोग्राद रख दिया गया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मनी भाग का भाग था और जरीना जार की पत्नी महारानी जो है एलेक्स सादरा ने जर्मन मूल का होने और उनके घटिया सलाहकारों, खास तौर पर से पुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया था। इसी कारण जो है सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के क्या रख दिया गया? पेट्रोग्राद रख दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। मतलब इसका मतलब हो गया कि पूर्वी यूरोप में लड़ाई अलग तरीके से थी और पश्चिमी यूरोप में लड़ाई अलग तरीके से थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे और सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। तो इस मोर्चे पर जो पूर्वी मोर्चा था आपका, वहां पर रूसी पराजित होने लगे। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी और 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। ठीक है, पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ना सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए, उनको हटना पड़ा। इन हालातों ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। इससे जो है लोगों के मन में, जार जो रूस के राजा थे उनके मन में लोगों के मन नफरत फैलने लगी। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे और अब वे लड़ना नहीं चाहते थे रूस की तरफ से, क्योंकि जो सिपाही भी बहुत दिन से युद्ध लड़ते लड़ते थक गए थे। यहाँ देख सकते हैं ये मजदूर हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, देखो पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाही हैं, ये इतने थक गए थे कि ये लोग लड़ना जो है छोड़ देना चाहते थे और ये लड़ने को मना कर दिया। आप देख सकते हैं इतने रूसी सिपाही यहाँ पर बैठे हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल उदास हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा है युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। जब युद्ध होने लगा तो उद्योगों में मजदूर की कमी हो गई और जो है आयात निर्यात भी, व्यापार भी ठप हो गया। रूस के अपने उद्योग तो वैसे ही भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई। तो याद रखना वहां पर वस्तुओं की क्या हो गई? भारी कमी भी हो गई। कहां पर? रूस में, क्योंकि बाल्टिक समूह में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे, मतलब बाल्टिक सागर से, वहां वो क्या हो गए? बंद हो गए। उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था और यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज्यादा तेजी से बेकार होने लगे, मतलब उनकी मशीनें भी बेकार होने लगी। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी, मतलब युद्ध के कारण इतना नुकसान हुआ रूस का। अच्छी सेहत वाले पुरुषों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी, क्योंकि सारे लोग पुरुष कहाँ चले गए युद्ध लड़ने के लिए, और जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। मतलब जो कुटीर उद्योग था एक तरह का, वो सब क्या हो गया? ठप पड़ने लगा। ज्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चों पर भेजा जाने लगा, मतलब जहाँ पे युद्ध लड़ते थे। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई और 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। लोग लड़ने लगे रोटी के लिए, क्योंकि सारा अनाज की जो है मजदूरों के लिए नहीं हो करके, आम जनता के लिए ना हो करके वो सैनिकों के लिए जाने लगा। इसीलिए लोग जो है लड़ाई झगड़ा करने के रोटी के लिए भी, तो वहाँ एक तरह से भूखमरी की समस्या भी फैल गई। हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखा है पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। ठीक है, तो पेट्रोग्राद नाम किसका रखा गया था? सेंट
पीटर्सबर्ग का नाम रखा गया था। ठीक है, तो लिखा है सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालात बहुत खराब थी। ऐसा लगता था कि मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर्स और कारखाने नेवा नदी के बाएं तट पर थे और बाएं किनारे पर जो है फैशनेबल इलाके, विक्टर पैलेस और सरकारी इमारतें थी। तो नदी कौन सी थी? नेवा नदी। तो नेवा की नदी की एक तरफ मजदूर थे, एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। ठीक है, जहाँ पर जो है सरकारी इमारतें थी और राजा जो है और लोग फैशन के रूप में जो लोग फैशन को अपनाते थे वो सब वहाँ मौजूद थे, मतलब अमीर लोग थे। जिस महल में ड्यूमा की बैठकें होती थी वह भी इसी तरफ थी। किस तरफ? जो जिस तरफ आपके ये सरकारी भवनें हैं, बाईं तरफ। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई थी। तो एक तरफ मजदूरों के इलाके में क्या हो गया? खाद्य पदार्थों की कमी हो गई। उस साल ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसीलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए ही की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। ठीक है, 22 फरवरी को बाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई, मतलब काम रोक दिया गया जो है दाएं तट पर नदी के। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया उनके समर्थन में। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। आंदोलनकारी जो है जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच जो है आपका जो स्थान था वो नेवस्की जो है प्रोस्पेक्ट तक पहुंच गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी, मतलब कोई राजनीतिक पार्टी इसका समर्थन नहीं किया। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। ठीक है, और शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए। लेकिन 24 और 25 तारीख को, मतलब फरवरी को, वह फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया कि मजदूर जो है दोबारा इकट्ठा न होने पाए। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने जो है ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, जो वहाँ की संसद को बर्खास्त कर दिया और सरकार ने इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए और 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उसे तहस नहस कर दिया। रोटी जो है, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी, लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों को टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से क्या कर दिया? तो इनकार कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो भी उसी से जुड़े हुए थे। गुस्साही सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। 3 जो है दूसरी रेजिमेंट ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। तो सेना भी, जो सिपाही थे वो भी मजदूरों के साथ मिल गए। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां पर ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी और यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हो गया। तो ये बैठक कहाँ हुई थी? आप इस मैप पे यहाँ देख सकते हैं, चित्र पे ये देख सकते हैं। ये जो है ड्यूमा की जहाँ बैठक होती तो पेट्रोग्राद में, वहीं सोवियत संघ की बैठक भी और सब लोग यहाँ बैठक करते हुए दिखाए भी गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया, मतलब मजदूरों का एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ के राजा जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। राजा को सलाह दी गई, उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। किसने? जार ने। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर किया जाए, मतलब सबको वोट देने का अधिकार दिया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का जो है झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। तो यहाँ जो है जार ने जब सत्ता छोड़ दिया, जो है ये समझदारी का जो है एक परिचय दिया और वहीं से सरकार जो है सफल हो गई और बन गई और मजदूरों की और राजशाही का हट अंत हो गया। फरवरी क्रांति में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो महिलाएं कामगार अक्सर अपने
पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती रहती थी, मतलब आंदोलन करने के लिए कि वो जाएं और जाकर के क्या करें, आंदोलन करें। ठीक है। ये आपका लॉरेंज टेलीफोन फैक्ट्री में जो है मार्फा जो है बासिलेवा ने लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया। एक महिला थी। उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी थी, मतलब सहयोग किया था। इसके बाद जो है मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली मार्फा बासिलेवा ने काम रोक दिया और आनन फानन हड़ताल का आह्वान किया। काम पर मौजूद मजदूर उनके समर्थन को पहले से तैयार थे। फोरमैन ने इस बारे में प्रबंधकों को सूचित किया और उसके लिए पाव रोटी भिजवाई। उसने जो है पाव रोटी को ले ली, लेकिन काम करने से इनकार कर दिया। मतलब एक तरह से महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसी चीज को एक कहानी के रूप में बताया गया है। ठीक है। अब आते हैं फरवरी के बाद क्या हुआ। तो अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्द ही जल्द निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जो है जब क्रांति सफल हो गई, जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका जो है सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियती सरकारें मतलब बनने लगी। ठीक है। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वाचित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। किसका? प्रथम विश्व युद्ध का। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त हो जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, मतलब बैंक सरकार के अधिकार में आ जाए। इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया। तो लेनिन ने जो 3 मांगे की थी उसे अप्रैल थीसिस कहा गया। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को मतलब स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। तो बोल्शेविक पार्टी का नाम क्या रख दिया गया? कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक पार्टी के ज्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसीलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच क्या की? बदल दी। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गईं। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़े करने लगे। ट्रेड यूनियन, जो मजदूरों का संगठन होता था, ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। बहुत सारे मजदूर संगठन बनने लगे। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी, बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा। तो जो लेनिन था उसका प्रभाव क्या हुआ? बढ़ने लगा। सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों पर भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। ठीक है। गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे, क्योंकि किसान मांग कर रहे थे कि भूमि का पुनर्वितरण किया जाए और हमें जमींदारों से जमीन लेकर के हमें दी जाए सामंतों से। इस काम के लिए भूमि समितियां बनाई गईं। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह लिखा है, जुलाई के दिन में 17 जुलाई 1917 को बोल्शेविक समर्थक प्रदर्शनकारियों पर सेना द्वारा गोली चलाई गई थी। कई लोग देखो मरते हुए भागते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है। तो बोल्शेविकों पर गोली चला दी गई, लेनिन की जो पार्टी थी। लिखा है अक्टूबर 1917 की क्रांति। तो अक्टूबर के बाद आपका जो है देखा गया तो जुलाई के बाद अगस्त के बाद सितंबर, फिर अक्टूबर आ गया। तो अक्टूबर में की जो क्रांति हुई, तो एक क्रांति फरवरी में हुई, एक क्रांति अक्टूबर में। तो लिखा है जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, तो जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी और बोल्शेविकों के बीच में, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में सोचना शुरू कर दिया। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। ठीक है। तो बोल्शेविक जो है इकट्ठा होने लगे।
17 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। तो दो पार्टी आपस में क्या हो गई, एक हो गई। सत्ता पर कब्जे के लिए लियान जो है ट्रास्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात तक खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। आगे 16 के बाद 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तड़के ही मतलब सुबह ही सरकार के वफादार सैनिकों ने दो बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। सैनिकों ने टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण करके और विक्टर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। ठीक है। पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें। ये जो क्रांतिकारी समितियां बनाई गई थी उनको यह आदेश दिया गया कि वो जा करके सरकारी कार्यालयों पर क्या कर लें, कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन जो है अरोरा नामक युद्धपोत ने विक्टर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो जो राजा के मंत्री थे उन्होंने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें बहुमत से बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया और अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरह से जमकर गोलीबारी हुई, खास तौर से मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को और पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। तो बोल्शेविक लेनिन के नेतृत्व में जीत गए थे। ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं पेट्रोग्राद में लेनिन जो है ये आपका बाएं है और ट्रास्की जो वहाँ का था आप ये देख सकते हैं दाएं हैं, मजदूरों के बीच में खड़ा है। तो मजदूर देखो आराम कर रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल आराम की पोजीशन में बिल्कुल ये जो है क्रांति को जीत चुके थे। ठीक है। अब आते हैं अक्टूबर के बाद क्या बदलाव हुआ। तो अक्टूबर में क्रांति तो जीत गई, ये लोग जीत गए। अब अक्टूबर के बाद क्या हुआ, तो बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे क्योंकि समाजवादी विचारधारा को मानते थे। ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में राष्ट्रीयकरण कर दिया जा चुका था, मतलब ये राष्ट्र की संपत्ति मान ली गई। उनका जो है स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था, मतलब ये सारा काम सरकार देखेगा। ठीक है। ठीक है। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, समाजवाद में यही होता है। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई कि किसान सामंतों की जमीन पर क्या करें, कब्जा कर सकते हैं। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्सों पर हिस्से कर दिए ताकि जो है बेघर और जरूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दे दी जाए। तो जिनके पास ज़्यादा घर बड़े बड़े थे उनके घर भी छीन लिए गए। उन्होंने अभिजात वर्ग द्वारा पुरानी जो है पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी, जो बड़ी बड़ी उपाधियां रखते थे। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गईं। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, इसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया। सोवियत पार्टी का नाम बदल करके रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया और नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। फरवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। तो वो लोग चाहते थे कि जो है रूसी सोवियत कांग्रेस को जो है मौका दिया जाए। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक जो सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने बेस्ट जो है लिस्टोवस्क की जर्मनी से संधि कर ली और आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। अब वहाँ एक ही पार्टी की सरकार रह गई। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू तथा एनकेबीडी का नाम दिया गया था,
बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। तो जो लोग बोल्शेविक की आलोचना करते थे उनको पुलिस क्या करती थी? दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थे। जो लेखक थे, कलाकार थे। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुकला के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू कर दिए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों को पार्टी से मोह भंग भी होने लगा। तो धीरे धीरे जो लोगों ने पार्टी अपनाया था वो पार्टी छोड़ भी दिए। आप देख सकते हैं ये मॉस्को में मई दिवस का एक प्रदर्शन करते हुए 1918 का एक यहाँ चित्र दिखाया गया, कैसे लोग जो है वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी चीज को यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, आगे लिखा है गृह युद्ध। लिखा है, अब हम रूस में गृह युद्ध के बारे में देखेंगे। लिखा है, जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ठीक है, तो सेना में क्या हो गया? भगदड़ मचने लगी, क्योंकि उन्होंने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दे दिया था बोल्शेविकों ने। ज्यादातर सिपाही किसान थे, वह भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगी। ठीक है, क्योंकि वो किसान सब थे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर के बोल्शेविकों जो है से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगी। किसके खिलाफ? बोल्शेविकों के खिलाफ। इसलिए गृह युद्ध हो गया वहां। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों, गिन्स और जार समर्थकों जो है व्हाइट्स का एक नियंत्रण हो गया। ठीक है, आगे लिखा है, उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलने फूलने नहीं देखना चाहती थी। तो याद रखना, जो ये देश हैं आपके, चाहे फ्रांस हैं, चाहे अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब पूंजीवादी देश थे। ये नहीं चाहते थे कि रूस में समाजवाद पनप पाए। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चलते गृहयुद्ध के दौरान लूटपाट, डकैती, भूखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गईं। जो है व्हाइट्स, जो किसके? जार के समर्थक थे, ने निजी संपत्ति के हिमायती थे, क्योंकि उनके पास निजी संपत्ति होती थी। उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया और उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी साम्राज्य राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जो है जादियों की मदद से कामयाबी मिली। जहां रूसी उपनिवेशवादी बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां यह मदद काफी काम नहीं आ रही थी, नहीं कर सकी। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो गया? रूस में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों पर बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। तो याद रखना, राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने क्या किया गया? जो है कत्लेआम किया गया। तो उससे जो है और विद्रोह वहां पर भड़क गया। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयता को सोवियत संघ यूएसएसआर दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी गई, इसीलिए विभिन्न राष्ट्रीयता का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए। ठीक है, समाजवादी समाज का निर्माण कैसे हुआ? तो गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। मतलब उद्योगों को और जो है आपका जो बैंक था उसमें सरकार का कब्जा इन्होंने जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। ठीक है, जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि वो सामूहिकता क्या होती है। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन को व्यवस्था को लागू किया गया। मतलब एक केंद्रीय योजना बनाई गई। जो है अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वह 5 साल के लिए जो है लक्ष्य तय करते थे, जैसे पंचवर्षीय योजना बनाते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजना बनानी शुरू कर दी और यही पंचवर्षीय योजना हमने भी अपनाई थी रूस से ही। पहली 2 योजनाओं 1927 और 32 और 1933 से 38 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। केंद्रीकृत नियोजन
से आर्थिक विकास को काफी गति मिली और औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयला, स्टील के उत्पादन में 100% की वृद्धि हुई और नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आने लगे। अब रूस में जो है तेजी से विकास होने लगा, मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियां खराब होने लगी। मैं जो है मैग्निटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जो है जिंदगी गुजारनी पड़ती थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका। मतलब वहां पर इतना सख्त रवैया अपनाया गया कि 550 बार काम रोक दिया गया, मतलब हड़ताल की गई। रिहायशी क्वार्टरों में जहां वो लोग रहते थे, जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतर के सड़क के पार दौड़ कर जाते थे। तो ये समस्याएं किसके सामने रखी गई? मतलब हो गई मजदूरों के सामने। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों और किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कारखानों को समाजवाद के प्रतीक की तरह माना जाता था। ठीक है, अब ये देख सकते हैं 30 के दशक में सोवियत रूस में एक स्कूल में पढ़ते बच्चों को दिखाया गया है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना के दौरान एक बच्चा देख सकते हैं फैक्ट्री में काम करते हुए दिखाया गया है। यहाँ 30 के दशक में एक कारखाने का भोजन कक्ष है जहाँ पे लोग एक साथ बैठ के भोजन करते थे, उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। लिखा है महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बाल वाड़ियाँ खोल दी गई, जो महिला कामगार थी उनके बच्चे खेल सके। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई, मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। तो स्टालिन वहाँ का एक नेता था, तो उसने किस विचारधारा पे काम किया और सामूहिकीकरण क्या होता है तो इसको देख लेते हैं। लिखा है नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुआ। तो खेती सामूहिक रूप से होती थी, तो पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया, क्योंकि सामूहिक खेती करोगे तो जाहिर सी बात है कि उतना उत्पादन नहीं हो पाएगा। सरकार ने अनाज की कीमतें तय कर दी थी। उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो सस्ते कीमत पर लेना चाहते थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन। ठीक है, तो लेनिन के बाद कौन आया पार्टी में? तो स्टालिन आए। तो स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ाने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाया और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था, जो लोग जमाखोरी करके रखे थे। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे जहाँ पे वो अनाज रखे गए थे। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। जो संपन्न किसान होते थे उन्हें क्या कहते थे? कुलक। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला लिया गया और कहा गया अब खेतों पर सामूहिक खेती की जाएगी, बड़े बड़े खेत बनाए जाएंगे। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं, तो खेतों को अगर बड़ा कर देंगे, सामूहिक कर देंगे तो ज़्यादा उत्पादन होगा। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई थी। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे, जिसका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था, क्योंकि खेत छोटे हैं तो उनको आधुनिक खेती नहीं की जा सकती है। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना और किसानों की जमीन छीनना और राज नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी था। जब बड़े बड़े खेत बना देंगे तो खेती और ज़्यादा होगी। इसी उद्देश्य से सबके खेत ले लिए गए जबरन। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू हो गया। 1929 से पार्टी के सभी किसानों को सामूहिक खेती खेतों कोल खोज में काम करने का आदेश जारी किया गया। ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और
कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वह अपने जानवरों को खत्म करने लगे। किसान भी 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी हो गई, क्योंकि किसान अपने ही जानवरों को मारने लगे। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। जो इसका विरोध करते थे उन्हें सख्त सजा भी देती थी सरकार। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वह ना तो अमीर हैं और ना ही समाजवाद के विरोधी हैं, वह बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेती पर काम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रखने की दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। ठीक है। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930-33 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। तो सामूहिकीकरण जो खेती करने का लक्ष्य रखा था स्टालिन ने, वो सफल नहीं हो पाया। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। उनके पार्टी के अंदर भी लोग विरोध करने लगे। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया और देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए। 1939 तक आते आते 20 लाख से ज्यादा लोगों को या तो जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया था। ज्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। तो इतने सब अत्याचार उस समय किए गए। बहुत सारे लोगों को यातनाएं देकर उनसे इस आशय के बयान लिखवाया लिए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। उनमें कई प्रतिभावान पेशेवर थे। इन सब पर अत्याचार किया गया और इस सबको क्या किया गया, मार दिया गया। तो ये सब काम किए गए उस समय, कब? जब रूस में रूसी क्रांति सफल हुई, उसके बाद स्टालिन ने किया। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। तो रूसी क्रांति का और वैश्विक जो सोवियत संघ था उसका वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा, ये देख लेते हैं। लिखा है बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी, क्योंकि ये बहुत अत्याचार भी करते थे। लेकिन मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों को एक नई उम्मीद जगा दी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उसके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो इसका प्रभाव कई देशों में देखा भी गया। ठीक है, हमारे देशों में इसका प्रभाव देखा गया था। आगे लिखा है सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों, मतलब सोवियत संघ के अलावा बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कम्युनिस्ट बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। ठीक है, तो लोग पूरे विश्व में समाजवाद को मानने लगे थे, पहचानने लगे थे। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है, और वहाँ भी लोग विरोध करने लगे। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात पर मान लिया गया कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका है और उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी गई थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया जा रहा था बोल्शेविकों द्वारा, और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया जा रहा था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफी कम हो गई थी। हालांकि वहां के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों को सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के व्यापक पुनर्विचार किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर एक लिखा है सोवियत संघ में एक भारतीय ने क्या लिखा है 1920 में, अपनी जिंदगी में पहली बार हम लोग यूरोपियों को एशियाइयों के साथ मुक्त भाव से मिलते
और बतियाते देख रहे थे। जब हमने रूसियों को देश के बाकी हिस्सों लोगों के साथ सहज भाव में मिलते देखा, तो हमें यकीन हो गया था कि हम सच्ची समानता की दुनिया में आ चुके हैं। एक भारत का व्यक्ति रूस गया था घूमने के लिए, ठीक है, उसका नाम था शौकत उस्मानी। लिखा है, हमें स्वतंत्रता सही मायनों में साकार होती दिखाई दे रही थी। प्रतिक्रांतिकारियों और साम्राज्यवादियों की हरकतों से पैदा हुए गरीबी के बावजूद लोग बाग जो है पहले से ज़्यादा खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। क्रांति ने उनमें आत्मविश्वास और निडरता भर दी थी। 50 अलग अलग राष्ट्रीयता के लोगों के बीच मानवता का असली भाईचारा यहीं साकार होने वाला था। जाति या धर्म की कोई सीमा उन्हें एक दूसरे से साथ घुलने मिलने से नहीं रोक सकती थी। हर जीव को एक कुशल वक्ता बना दिया गया था और वहां पर मजदूरों, किसानों और सिपाहियों सभी को जो है पेशेवर वक्ता की तरह बहस करते देख सकते थे। तो वहाँ लोग जो है डिस्कशन करते थे और ये सब चीज़ें वहाँ पर देखा गया। तो ये शौकत उस्मानी वहाँ गए थे तो उन्होंने लिखा था। रूस से रविन्द्रनाथ टैगोर 1930 में क्या उन्होंने कहा, मास्को बाकी यूरोपीय राजधानियों के मुकाबले कम साफ सुथरा दिखाई देता है, रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं। सड़क पर भागम भाग में लगा कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट नहीं लगता। सारी जगह मजदूरों की ही है। यहाँ आम जनता जो है रईसों के साये में किसी तरह जो है दबी दिखाई नहीं देती है। जो लोग सदियों से नेपथ्य से छुपे हुए थे, मतलब पर्दे के पीछे छुपे हुए थे, आज सामने आ खड़े हुए थे। मैं अपने देश के किसानों मजदूरों के बारे में सोचने लगा। मेरे सामने जो कुछ था उसे देखकर लगता था कि यह अरेबियन नाइट्स के किसी जिन्न की करामात है। जो यहाँ बदलाव हो देखा गया। महज एक दशक पहले ही हमारे लोग जितने भी अनपढ़ और लाचार भूखे थे, ये देखकर मेरे और जो है अभागे हिंदुस्तान से ज़्यादा अचंभा और भला किसको होगा कि इन लोगों ने इतने थोड़े से सालों में अज्ञानता और जो है बेसहारेपन के पहाड़ को उखाड़ फेंका था। रूस के बारे में ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, तो ये चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने बता दिया है। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछेगा। ओके, थैंक यू।